नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम रूबरू करवाएंगे राजस्थान की प्राचीन लोक कला और संस्कृति से, साथ ही आपको लेकर चलेंगे बच्चों के लिटरेचर फेस्टिवल में और उस राजस्थान से भी रूबरू करवाएंगे जिसे अब तक धोरों की धरती के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही राजस्थान, वही धोरों की धरती अब चंदन की खुशबू से सराबोर होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान की लोक कला और संस्कृति से, और इसके लिए आपको लिए चलते हैं उदयपुर का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा की ओर, जहां की महिलाएं मांडना कला को संरक्षित करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। उदयपुर जिले का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा यूं तो पिछड़ा हुआ और शहर से कम जुड़ाव वाला इलाका है, लेकिन संस्कृति के साथ इसका जड़ों से जुड़ाव है। कोटड़ा राजस्थानी और जनजाति संस्कृति का प्रमुख वाहक है। यहाँ एक तरफ प्रकृति स्वयं मेहरबान है, तो दूसरी तरफ संस्कृति अपनी आभा को चारों ओर फैला रही है। क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं मांडना कला से रोज नए आयाम स्थापित कर रही है। वही महिलाएं इस कला से गोतराज बनाकर अपनी आजीविका को बढ़ा रही है। आदिवासी संस्थान में 300 से अधिक महिलाओं को जनजाति मांडना कला के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं ने 100 से ज्यादा गोतराज बनाए हैं। आदिवासी संस्थान के सरफराज बताते हैं कि गोतराज आदिवासी क्षेत्र में विवाह के समय पर देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए घरों पर बनाए जाते हैं। गोतराज को बनाने के लिए महिला पुरुष दोनों का अहम योगदान रहता है। ये कला अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। इसको बढ़ावा देने के लिए जनजाति क्षेत्र में आदिवासी संस्थान जनजाति विभाग के साथ क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। पहली बार महिलाओं ने ब्रश पेंट का उपयोग करते हुए अपने मस्तिष्क में उभरी कृति को पेंटिंग के जरिए बनाकर साकार किया है। कुछ समय पहले इस कला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सराहा है। इसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण महिलाओं को अलग अलग चरणों में दिए जा रहे हैं। शुरुआत में बड़ी पेंटिंग बनाने का काम किया, जो सफल होने के बाद महिलाओं ने दूसरे चरण में बुकमार्क ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं, जो राजभवन तक पहुंचे हैं। जनजाति जो मांडना कला है वो जनजाति परिवारों में सदियों से बनाई जा रही एक कला है, और ये विशेष तौर पर शादी समारोह के अंदर देवी देवताओं के पूजन के अवसर पे, त्योहारों के अवसर पे इस कला को बनाते हैं। ये हमारी महिलाओं ने गोतराज की पेंटिंग बनाई है। गोतराज विवाह के दौरान अपने पूर्वजों को और देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक रस्म है, जो हर जनजाति परिवार के अंदर की जाती है, और इसमें एक एक पूर्वज को वो आमंत्रित करते हैं। महिला पुरुष मिल के इस गोतराज को बनाते हैं। ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और ये कला लुप्त नहीं हो, इसका संरक्षण हो, उसको लेके जनजाति विभाग के साथ संस्थान अभी वर्तमान में काम कर रहा है। हमने 300 से ज्यादा महिलाओं को इसके लिए अपने संस्थान में आमंत्रित किया। खास बात यह है कि महिलाओं की लगन और समर्पण को देखते हुए इन महिलाओं को अलग अलग जगहों पर आमंत्रित भी किया जा रहा है। इससे उनकी आजीविका पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। यही नहीं, आदिवासी जनजाति क्षेत्र की महिलाओं की ओर से बनाई गई पेंटिंग फ्रांस तक भी पहुंच चुकी है। मांगे लाल जी हैं, फिर ट्रेनर आते तो वो ज़्यादा खुशी होती थी कि अभी ये हमको नया सिखाएंगे। वो अच्छे से बारीक से समझाते हैं, और गलती होती है तो दोबारा बिठा कर वापस बनवाते हैं। जब मैंने इनके साथ काम करना चालू किया तो मैंने देखा कि ये बहुत ही सहज है। किसी भी बनावटी आकृति की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी। इन्होंने प्राकृतिक मोटिव्स को लेकर काम करना चालू किया, और बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से इन्होंने उस चीज़ को उकेरा। वो सुबह से लेकर शाम तक वो निरंतर इस काम में इतनी ज़्यादा दृढ़ता से काम करती हैं। जो प्रोफेशनल पेंटर जहां एक दिन में एक पेंटिंग ही बना पाता है, वहीं इस आदिवासी क्षेत्र की मेहनती महिलाओं ने
3 दिन में 80 से ज्यादा पेंटिंग को बनाकर एक नया कीर्तिमान रचा है। वहीं जिन कृतियों को बनाने में 1 साल का समय खर्च होता है, वहीं इन महिलाओं ने 3 दिन में उसे करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि जहां प्रोफेशनल पेंटर मोबाइल पर देखकर पेंटिंग बनाता है, वहीं आदिवासी समाज की महिलाएं अपने दिमाग की उभरी कृति को दीवार या अन्य जगह पर बनाकर आसानी से उसे साकार कर देती है। उदयपुर से दूरदर्शन समाचार के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान जिसे धोरों की धरती कहा जाता है, यही धोरों की धरती राजस्थान अब चंदन की खुशबू से महकने वाली है। जी हाँ, श्री गंगानगर के एक किसान ने ऐसा ही कुछ नवाचार किया है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई आम बगीचा या खेत नहीं है। इस जमीन पर चंदन की खेती हो रही है। जी हाँ, सादुल शहर के गांव करटवाला के एक प्रगतिशील किसान जसवंत सिंह ढिल्लो ने अपनी जमीन पर कुछ नया करने की सोच के साथ चंदन के पेड़ लगाने का निर्णय लिया और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल की। शुरुआत में 2016 में गुजरात के मेहसाणा की एक नर्सरी से संपर्क किया और उससे चंदन के पेड़ लगाने की तमाम जानकारी हासिल की। इसके बाद वे 2000 पौधे लेकर आए और खेत में लगाए। इन 2000 पौधों में से सिर्फ 125 पौधे ही पनपे, जो अब 8 से 10 फीट तक हो गए हैं। ये मैं गुजरात के पास, अहमदाबाद के पास मेहसाणा जगह है, उसके पास में थी एक नर्सरी, तिंतोदान नर्सरी, वहाँ से प्लांट्स लेके आया था शुरू में। फिर उसके बाद मैंने सीड से खुद ग्रो किए इसको, यही इसी क्लाइमेट में जो हुए। वो सेकंड फील्ड मैंने लगाया, वो बड़ा मैकेनाइज्ड। उसके पहले जो ये फील्ड लगा, उस टाइम मैंने कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया हुआ था। वो मैंने बेसिक जो है लिटरेचर पढ़ा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लगाया। उसके बाद ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद सेकंड फील्ड लगाया और वो खुद के तैयार किए हुए प्लांट्स। जसवंत सिंह ढिल्लो का कहना है कि दक्षिणी क्षेत्रों में जल्दी ही चंदन का पेड़ तैयार हो जाता है, लेकिन राजस्थान में अलग अलग मौसम होने के कारण शुरू में उन्हें काफी दिक्कतें हुई। लेकिन यदि शुरू के 2-3 साल पौधे को बचा लिया जाए तो पौधा फिर से पनपता है और फिर ये पौधा नहीं मरता। देखिए, मुझे तो पहले थोड़ा सा दिक्कत आई, क्योंकि मुझे इसके जैसे प्लांट्स लगाते हैं वहाँ तो साल भर साउथ में तो क्लाइमेट रहता है, चाहे जनवरी में लगाओ चाहे आप जुलाई में लगाओ, कभी फरवरी मार्च जो भी महीने में। लेकिन यहाँ का देखने में 2-3 साल तो ये एडजस्ट करने में कि टाइम कौन से पे आ सकता है, तो ये ट्रायल करके देखे। फिर ये बेस्ट आया कि सितंबर मंथ के अंदर लगाया। सर्दियों में इसको लिफाफे से बैग कवर करके बचाया जा सकता है। उसके बाद शुरुआती 2-4 साल जो है वो दिक्कत जरूर आती है, और वो शुरू के 1-2 साल अगर आपने प्लांट को गर्मी सर्दी से बचा लिया तो उसके बाद ये इतना, मतलब कहें कि दूसरा प्लांट मर सकता है, ये नहीं मरते। चंदन का पौधा ऊपरी सतह से सूर्य की ऊर्जा लेता है और जड़ों से अन्य पौधों की सहायता से ऊर्जा लेता है। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की बजाय यहाँ राजस्थान में नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट्स होस्ट प्लांट के रूप में काफी कामयाब है। आप जब भी चंदन का पौधा लगाएं, साथ में इसको एक पैरासिटिक प्लांट है, तो साथ में इसको एक ऐसा प्लांट साथ में लगाना पड़ता है जिससे कि ये अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो जहां जहां आप चंदन का पौधा लगाते हो, बीच में एक पौधा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करता है। और चंदन की लकड़ी के भाव भी आपको पता है 12 से 15 हजार रुपए किलो बिकती है। तो ये एक अच्छा खेती का आपका सोर्स है, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जसवंत सिंह ने बताया कि चंदन की खेती लंबी अवधि की खेती है। उनके अनुसार 5 साल बाद चंदन का पेड़ खुशबू देने लगता है। 15 से 20 वर्ष बाद पूर्ण तैयार हो जाता है। हालांकि इसका जीवन 100 साल है। उन्होंने बताया कि पेड़ में हार्डवुड यानी चंदन के वजन पर उसकी कीमत निर्भर करती है। उनका कहना है कि हार्डवुड की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और 2 से 3 लाख रुपए का एक पेड़ बिकता है। उनका कहना है कि हार्डवुड की कीमत लगभग 15,000 रुपए प्रति किलो है, जिससे चंदन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस खेती को देखने और जानने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड से भी कुछ लोग, जिनकी जमीन पंजाब में है, वे लोग भी इन खेतों को देखने के लिए आए।
उनका कहना है कि चंदन की खेती को धीरे धीरे अब बढ़ावा मिल रहा है। जी, हमने भी देखा कि एक अलग खेती जो उन्होंने चालू की है चंदन के पेड़ों की, तो हमने जसवंत जी के खेत में जाके देखा, उनके भी बढ़िया ग्रोथ हो रही है और एक अलग फसल, अलग एक ऑप्शन मिला है कि जिससे हमारी इनकम और बढ़ सके। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि अगर गंगानगर इलाके में इतना अच्छे से चंदन का पेड़ लग पा रहा है तो हम भी हमारे खेत में उसको लगाएं और औरों को भी, साथियों को भी कहें कि भी जिससे उनकी इनकम का सोर्स बढ़ सके। चंदन की खास तरह की खुशबू और इसके औषधीय गुणों के कारण भी इसकी पूरी दुनिया में भारी डिमांड है। इसकी 1 किलो लकड़ी भारत में 15,000 रुपए किलो और विदेशों में 30,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। इस किसान की मेहनत के बलबूते पर अब चंदन के पेड़ 10 फीट से ऊपर तक के हो गए हैं और जल्दी ही ये किसान की आर्थिक उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रीगंगानगर से दूरदर्शन समाचार के लिए कुलदीप कुमार गोयल की रिपोर्ट। हर एक व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका आलीशान सा बहुमंजिला सा घर हो, लेकिन डिडवाना कुचामन जिले का एक ऐसा गांव है जसराना गांव, जहां पर कोई कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, लेकिन वो एक मंजिला ही अपना घर बना पाता है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ परंपरा है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। यह है डिडवाना कुचामन जिले का जसराना गांव। आम गांवों की तरह नजर आने वाला जसराना गांव की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में इस गांव में सैकड़ों सालों से मकान सिर्फ एक मंजिल के ही बनते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि लोक देवता अल्लू बापजी के प्रति आस्था के चलते वे इस परंपरा को निभा रहे हैं, जिसके मुताबिक गांव में बने लोक देवता अल्लू बापजी के मंदिर की ऊंचाई से कोई भी मकान ऊंचा नहीं होना चाहिए। गांव में बने हर घर को नींव से उठाकर दीवारों के साथ छत का निर्माण किया जाता है और सिर्फ एक मंजिल ही बनाई जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि इस पूरे गांव में छत के ऊपर दूसरी मंजिल का निर्माण करना पूरी तरह से मना है। अल्लू बापजी मंदिर समिति के सचिव रामेश्वर गावड़िया के मुताबिक जसराना के लोग सदियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और गांव में सभी मकान एक मंजिला ही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिस किसी ने भी मकान पर दूसरी मंजिल बनाई या कोशिश भी की तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। आजकल आधुनिक युग के दौर में भी अपने अल्लू बापजी के प्रति पूरा गांव की श्रद्धा है। एक तो इनके ऐसे है कि अल्लू बापजी का मंदिर बना है, उनकी ऊपर से कोई मकान नहीं बना सकता। सबसे बड़ी आस्था तो ये है कि अल्लू बापजी के जो बना मंदिर, कोई बड़ा अगर बंगला आलीशान बनाए वो भी नहीं बना सकता, कोई स्कूल कोई भी डबल मंजिल नहीं मिलती, उनका यही आस्था है। दूसरा, अल्लू बापजी के आस्था से पूरे गांव का सब बहुत उन्नति कर रहे हैं, सब नई पीढ़ी वाले भी बहुत उन्नति कर रहे हैं। अब जब हम इस अनोखे गांव जसराना की खास परंपरा को जान रहे हैं, तो ये परंपरा जिन लोक देवता अल्लू बापजी के प्रति आस्था के चलते निभाई जा रही है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर में पुजारी मोडूदान कव्या बताते हैं कि संत अल्लू बापजी जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के रहने वाले थे, जिनका जन्म सन 1538 में हुआ था। संत प्रवृत्ति के अल्लू बापजी जसराना पहुंचे या तपस्या में लीन रहे। उस वक्त इनके साथ 3 और समुदाय से जुड़े भक्त भी जसराना आए थे। 1638 में संत अल्लू बापजी ने जीवित समाधि ली थी। उसके बाद से ही क्षेत्र में उनके प्रति आस्था है। अल्लू बापजी एक ये संत थे और इनकी जीवित समाधि है जसराना में। इनका जन्म जोधपुर से आगे शेरगढ़ तहसील बिराई गांव है, वहाँ हुआ था 1538 में, और ये यहाँ 1638 में जीवित समाधि ली थी। और इनके पिताजी का नाम हेमराज है, ये चारण जाति से कविया शाखा के है, और माताजी का नाम आशाबाई था। और इनके पिताजी को सिणला जागीरी मिली थी, वहाँ आए थे, पाली जिला में है सिणला, और यहाँ से फिर जसराना आए। इन्होंने यहाँ तपस्या की और यहाँ जीवन समाधि है। सोमवार के दिन पूरे दिन जोत रहती है। जसराना गांव में यहाँ अल्लू जी महाराज है, जो ग्रामीण देवता है, और इनका जन्म 1538 में हुआ और 1638 में इन्होंने जीवित समाधि ली।
गांव में कोई भी डबल मंजिल मकान नहीं बनाता, न छत पे खाट डाल के सोता है, और पूरे गांव सातों कौम के इष्ट देवता और ग्रामीण देवता है। जिनकी गाय है, भैंस है, वो ब्याती नहीं है, इनकी वो मनौती करते हैं और मनौती करने के बाद में वो गाय भैंस ब्यादा देती है। उनकी जो दही होता है जमा करके 15 दिन के बीच में वो यहाँ ला करके दरेंडी चढ़ाते पूरे उसकी दही की। जसराणा गांव में कोई व्यक्ति भले ही कितना ही धनाढ्य हो, लेकिन अपने मकान को बहुमंजिला बनाने के बारे में सोचते तक नहीं है। ये परंपरा सिद्ध पुरुषों के मान सम्मान और किंवदंतियों के आधार पर ग्रामीण स्व अनुशासन के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गांव में पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अल्लू बापजी के प्रति अगाध श्रद्धा रखती है और सदियों से गांव में एक मंजिल घर बनाने की परंपरा से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती है। गांव की महिलाओं के मुताबिक गांव में मान्यता के तहत छत पर चारपाई डालकर सोना भी वर्जित है। दूसरी ओर गांव का युवा वर्ग भी अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को जारी रखने की बात कह रहा है। तो मैं तो ना अभी गाँव में यहाँ पे ने मांग दादी जी बूढ़ी मारिया कहता कि ना तो मैं भाई आप मकान कौन बटी जाए मांग माचो कौन डाल पाते था डागला पर कुर्सी पर कौन बैठ पाते था। जर कहता ना बाप जी महाराज का ना कोई ऊंचो मकान बनी ने तो बात का मान है ना जो कोई आपणो सी जते मान कौन बैठ पाते। अब भी हाल तक कि माचो कौन डाला और कुर्सी पर कौन बैठा डागला पर और मकान कौन बना ऊपर को मांगे। भारत में आज भी बड़ी आबादी गांवों में रहती है। इसकी वजह से ही कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। गांवों में कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो हमें हैरान कर देती है। कई गांवों में ऐसी परंपराएं निभाई जाती है जो और कहीं नहीं मिलती है। जसराणा गांव की परंपरा भी ऐसी ही एक परंपरा है जिसे ग्रामीण सैकड़ों साल से लोक देवता अल्लू बापजी के प्रति आस्था के चलते निभाते आ रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कुचामन डीडवाना से शब्बीर अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी हाँ, और साहित्य के प्रति लोगों में रुचि जगाने के लिए लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने के लिए बुकरू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो आपको लिए चलते हैं जयपुर के जवाहर कला केंद्र, जहां पर बुकरू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में ये है आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर। जी हाँ, ऐसे ही खूबियों के खजाने को संजोने वाले बच्चों का संसार बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल 2 दिन जयपुर की जवाहर कला केंद्र में संपन्न हुआ। मनोरंजन, सीख भरी कहानियां और क्रिएटिविटी का डोज देने के साथ ही बुकरू का समापन हुआ। 2 दिन 9 देशों के 28 स्पीकर 60 सेशन के जरिए न केवल बच्चों बल्कि पेरेंट्स को भी बंदिशों से परे कल्पनाओं के उस संसार में ले गए जहां हर कोई भावों को व्यक्त करने, मनपसंद रंग भरने और मन भावन कहानियां कहने सुनाने व अपने अनुरूप पात्र गढ़ने को स्वतंत्र था। 2 दिवसीय फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आयोजन बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के रचनात्मक विकास और उन्हें किताबों से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अभी ड्राइंग की, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। रामायण और महाभारत पढ़ी है, ड्राइंग भी करी है, एनिमल्स की ड्राइंग करी है। The Bokaro festival, and that this fair is too much interesting. Lots of activities to do, book fairs, so many books, and it was so interesting. In Doodle Wall, we created a Rajasthani hero, which was in day he was a king, but at night he was a hero who kills bad people. And यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक क्रिएटिव डूडल वॉल नाम का एक एक्टिविटी थी, वो भी अच्छी थी। वहाँ पे कोई राजस्थानी हीरो टाइप कोई था, उसकी ड्राइंग बनानी थी सबको।
वो भी अच्छा। तो बुक्स भी अच्छी है यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स की बुक है, कलरिंग बुक्स भी है। बुकरू साहित्य महोत्सव लेखकों, चित्रकारों और कहानीकारों की एक कड़ी है जो विभिन्न सत्रों में आकर्षक कहानियां और व्यावहारिक रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से पुस्तकों को जीवंत बनाते हैं। ये कार्यक्रम न केवल पढ़ने पर बल्कि कल्पना, रचनात्मकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर देता है। यहाँ आकर बच्चे और उनके अभिभावक भी काफी खुश नजर आए। डूडल वॉल, क्राफ्ट कॉर्नर, कहानी ट्री और दी पोडियम स्टूडियो जैसे सेशन में बड़ी संख्या में बच्चों ने विभिन्न सेशन में हिस्सा लिया। हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो रहे हैं, तो बुकरू का एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है ताकि हम ये जो गैप बढ़ता जा रहा है किताबों और बच्चों के बीच, उसको थोड़ा कम किया जा सके। खुद की क्रिएटिविटी बढ़ाना। यहाँ पे एक सेशन था जिसमें खुद के क्रिएचर्स बनाने थे, 2-3 क्रिएचर्स मिक्स करके, एंड उसने बहुत अच्छा क्रिएचर मिक्स किया और उसको बनाया, उसकी आवाज़ सोची, ये सोचा वो कहाँ रहता होगा। तो इतनी अच्छी इमेजिनेशन मुझे भी नहीं पता थी है मेरे बच्चे में। डूडल वॉल में बेसिकली बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी को एक नए नज़रिए से देखा है कि कैसे दो एनिमल्स को मिला करके हम क्या नया बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी फन एक्टिविटी थी। बुकरू एक ऐसा आयोजन है जो पूरे जयपुर में कई स्कूलों को आकर्षित करता है। ये छोटी उम्र से ही साहित्य के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें कहानी सुनाना, कठपुतली शो, कला कार्यशालाएं और लेखकों से मिलना जुलना जैसी विविध गतिविधियां शामिल हो गई हैं, जिससे बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानियों से जुड़ने और उनके पीछे के रचनाकारों से मिलने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में बुकरू साहित्य महोत्सव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विश्व धरोहर की सूची में शामिल और गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर ने अपना 297वां स्थापना दिवस इसी सप्ताह मनाया। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर की इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही जयपुर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आइए आपको दिखाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां।
तो डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही रोचक खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।